आर्टिकल 13, हम लोग आज आर्टिकल 13 करेंगे। निकालिए आप लोग आर्टिकल 13। आर्टिकल 12 किए हुए थे हम लोग स्टेट का डिफिनेशन। आर्टिकल 13, लॉ इनकंसिस्टेंट विथ और इन डेरोगेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। आर्टिकल 13 कह रहा है आपका लॉज इनकंसिस्टेंट, अगर कोई लॉ असंगत हो गया है, अगर कोई लॉ असंगत हो गया है, इनकंसिस्टेंट है, विथ और इन डेरोगेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, किसी फंडामेंटल राइट, जो कि हम लोग पढ़ रहे हैं, पार्ट 3 पढ़ रहे हैं, हम लोग पार्ट 3 पढ़ रहे हैं, इसमें पूरा फंडामेंटल राइट है हमारा। तो कहता है अगर कोई लॉ पार्ट 3 में दिए गए फंडामेंटल राइट के साथ अगर इनकंसिस्टेंट हो गया है, मेल नहीं खा रहा है, मैच नहीं कर रहा है, असंगत हो गया है, उसका क्या ट्रीटमेंट है, क्या है, उसके बारे में बात कर रहा है आर्टिकल 13। पढ़ते हैं एक एक चीज, आप लोग समझिएगा। पहले हम आर्टिकल पढ़ देते हैं, इसके बाद हम इसको जो है इंटरप्रेट करते हैं। सुनिएगा, इसमें जो है आपके आर्टिकल 13 में एक है आपका प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन के कमेंसमेंट से पहले जो लॉ इन फोर्स था उसके बारे में लिखा हुआ है। प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन जो आपका 26 जनवरी 1950 को हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन हुआ वो कमेंस हुआ, वो लागू हुआ, उससे पहले जो लॉ इन फोर्स था। और ऑब्वियस सी बात है, कोई नहीं कोई लॉ जरूर इन फोर्स रहा होगा, कुछ ना कुछ लॉ तो हमारे यहाँ जो है वो चल रहा होगा। तो उसका क्या ट्रीटमेंट है, और पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, ठीक है ना। और क्या होगा, जो कॉन्स्टिट्यूशन जब हमारा जब आ गया, हमारा इन्फोर्स हो गया, उसके बाद जो हमारा लॉ था उसके बारे में बात करेंगे हम लोग। आर्टिकल 13 निकाल लीजिए सभी लोग। आर्टिकल 13 हम पढ़ते हैं। फर्स्ट नंबर कह रहा है आर्टिकल 13 में, ऑल लॉ इन फोर्स इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया immediately before the commencement of the constitution in so far as they are inconsistent with the provision of this part shall to the extent of such inconsistency be void। देखिए कितना अच्छा बात लिख रहा है, क्या कह रहा है सुनिएगा ध्यान से। ऑल लॉ इन फोर्स इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, सारे कानून जो भारत में क्या है इन फोर्स थे, कब, इमीडिएटली बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन के कमेंसमेंट से पहले जितने भी लॉ इंडिया में थे, इन सो फार एज दे आर इनकंसिस्टेंट, कहता है वह उस एक्सटेंट तक जहां पे वह जाकर क्या होगा, इनकंसिस्टेंट हो जाएगा, असंगत हो जाएगा, ठीक है ना। किसी तरीके से फंडामेंटल राइट को अगर वो कर्टेल कर रहा होगा, मैच नहीं कर रहा होगा उसके साथ, विद द प्रोविजन ऑफ दिस पार्ट, यानी कि पार्ट 3, हम लोग पार्ट 3 पढ़ रहे हैं, पार्ट 3 के प्रोविजन से, पार्ट 3 में क्या है, पूरा का पूरा फंडामेंटल राइट है हमारा। तो फंडामेंटल राइट से अगर किसी तरह से वो इनकंसिस्टेंट हो जाएगा, क्या होगा, सेल टू द एक्सटेंट ऑफ सच इनकंसिस्टेंसी, उस एक्सटेंट तक क्या होगा जहां तक वो मतलब कि मैच नहीं कर रहा होगा, इनकंसिस्टेंट होगा, बी वॉइड, शून्य हो जाएगा। क्लियर। आर्टिकल 13 का फर्स्ट ये कह रहा है कि जो लॉ कॉन्स्टिट्यूशन के कमेंस होने से पहले इन्फोर्स है, और अगर वह जब हमारा ये बन गया, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जब हमारा कमेंस हो गया, लागू हो गया इंडिया में, तो हम लोग फंडामेंटल राइट को ज़्यादा हम लोग सुप्रीम मानने लग गए हम लोग। तो कह रहा है कि अगर कोई लॉ इस फंडामेंटल राइट के साथ इनकंसिस्टेंट हो जाएगा, तो हम लोग उस लॉ को उस एक्सटेंशन तक क्या कर मान लेंगे, वॉइड मान लेंगे, शून्य मान लेंगे। चलिए, ये एक कह रहा है, हम पहले तीनों पढ़ देते हैं आर्टिकल क्या कह रहा है, तब इसको हम इंटरप्रेट थोड़ा सा कर देते हैं, समझाते हैं। बहुत बड़ी बात नहीं है, आराम से समझ में आ जाएगा। ये दो केस है, हम पढ़ देते हैं। 13(1) हो गया। 2 देखिएगा, 13(2),
द स्टेट shall not make any law which takes away or abridges the right it's conferred by this part, and any law made in contravention of this clause shall to the extent of the contravention be void. सेकेंड आर्टिकल 13(2) क्या कह रहा है? 2 ये कह रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन के बनने के बाद जो लॉ मेकिंग बॉडी है हमारा, चाहे वो पार्लियामेंट हो, चाहे लेजिस्लेशन हो, जो भी है हमारा, इसलिए यहाँ पे स्टेट सब इस्तेमाल किया है और स्टेट हम लोग बता दिए हैं, स्टेट का डेफिनेशन दे दिए हैं आप लोगों को, ठीक है ना। तो कहता है स्टेट कोई ऐसा लॉ नहीं बना पाएगा जो हमारे पार्ट 3 के साथ इनकंसिस्टेंट हो जाएगा, यानी कि अब आगे बनाने से रोक लगा दिया है। पहले वाले के लिए बता दिया है जो कि लॉ इनफोर्स है, उसके साथ क्या करना है, वह लॉ जो जहां पे क्या होगा, फंडामेंटल राइट के साथ इनकंसिस्टेंट हो जाएगा, तो कहता है कि हम वो एक्सटेंशन जो है वो वाइड कर देंगे, हम वाइड हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। दूसरा कह रहा है क्या कि अब कोई स्टेट जो है ऐसा लॉ नहीं बनाएगा, नहीं बना सकता है, ठीक है ना, जो कि इनकंसिस्टेंट हो जाए हमारे पार्ट 3 के साथ, हमारे फंडामेंटल राइट के साथ, वह वॉइड हो जाएगा। अगर ऐसा करेगा तो वो वॉइड बना ही नहीं सकेगा, तो वॉइड वाली बात ही नहीं है, ठीक है ना। और अगर वहां पे एक्सटेंड करेगा तो वो वॉइड होगा। इसलिए देखते होंगे कि जब भी कोई लॉ बनता है और विपक्ष हल्ला करता है या सुप्रीम कोर्ट में मामला चला जाता है, तो सुप्रीम कोर्ट इस बात की जांच करता है कि लॉ कहीं ऐसा तो नहीं है कि फंडामेंटल राइट के साथ जो है हमारे, मतलब कि वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल बन गया है, गैर संवैधानिक है, वो एक वहां पे चेक कर लेता है। और दूसरा है कि फंडामेंटल राइट के साथ कहीं इन्फ्रिंजमेंट तो नहीं है, कर्टेल तो नहीं कर रहा है, अगर ऐसा है तो वो वाइड कर देता है उस लॉ को। तो स्टेट अब ऐसा लॉ नहीं बनाएगा। क्लियर? वो प्री कॉन्स्टिट्यूशन बता रहा है क्या करना है ट्रीटमेंट, और ये पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन बता रहा है क्या करना है ट्रीटमेंट। क्लियर है ये चीजें? बोलिएगा। अपना तहसीन क्लियर। अब थर्ड है, ठीक है ना, आर्टिकल 3 में कुछ लिखा हुआ नहीं, बस वो एलोबरेट किया है एक्सप्रेशन को। क्या है? इन दिस आर्टिकल अनलेस द कंटेस्ट अदरवाइज रिक्वायर। लॉ का मतलब क्या क्या समझिएगा, इस बात को आप लोग समझ लीजिएगा। लॉ का मतलब क्या क्या होता है यहाँ पे, ये आपको कई बार जुडिशरी एग्जाम में पूछा है। लॉ इंक्लूड्स, यहाँ पे लॉ का क्या मतलब है इस सेंस में, जो इस कंटेस्ट में हम लोग लॉ पढ़ रहे हैं, लॉ नहीं बनाएगा, ठीक है ना। तो लॉ नहीं बनाएगा तो सिर्फ पार्लियामेंट से पास जो लॉ होता है वही लॉ नहीं है, ठीक है ना। गवर्नर का पावर या प्रेसिडेंट का जो पावर होता है ऑर्डिनेंस का, उसको भी लॉ कहते हैं इस सेंस में, वहां लिखा हुआ देख लीजिएगा। लॉ इंक्लूड्स, अंडरलाइन करते चलिएगा, ऑर्डिनेंस, ऑर्डर, कोई आदेश, बाय लॉ, ठीक है ना। इसको हम लोग लॉ के अंदर जो लॉ बनता है हम लोग उसको उपविधि बोलते हैं, बाय लॉ। बाय लॉ, रूल, रेगुलेशन, नोटिफिकेशन, कस्टम, यूजेज, इन सबको लॉ मानते हैं हम लोग। इन सबको लॉ में इंक्लूड किया गया है इस पूरे के पूरे पार्ट के लिए, फंडामेंटल राइट के लिए। कोई कस्टम, कोई यूजेज, ठीक है ना, जो कि इंडिया में इन्फोर्स है, कोई नोटिफिकेशन कोई निकाला, या फिर कोई रेगुलेशन निकाला, कोई रूल निकाला, बाय लॉज बनाया गया, ये सब सारा लॉ के अंदर आता है और वो फंडामेंटल राइट के साथ इनकंसिस्टेंट नहीं हो सकता है। अगर होगा तो वॉइड हो जाएगा। उसके बाद दूसरा डेफिनेशन लिखा है क्या, लॉ इनफोर्स का। लॉ इनफोर्स का मतलब आप लोग जानते ही हैं, जो कि जिस समय लागू होता है उसको हम लोग मानते हैं कि लॉ इनफोर्स है। जो अभी लॉ चल रहा है, आईपीसी अभी इनफोर्स है, सीआरपीसी का प्रोविजन इनफोर्स है। तो लॉ इनफोर्स इंक्लूड्स लॉ पास्ड और मेड बाय ए लेजिस्लेचर और अदर कंपिटेंट अथॉरिटी। किसी कंपिटेंट अथॉरिटी के द्वारा जो पास किया गया है या फिर लेजिस्लेचर के द्वारा जो पास किया गया है इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन एंड नॉट प्रीवियसली रिपील्ड। तो लॉ इन्फोर्स का मतलब है ऑलरेडी कंपिटेंट अथॉरिटी द्वारा पास किया गया है, लेजिस्लेचर के द्वारा पास किया गया है और वो रिपील नहीं हुआ है। रिपील का मतलब हुआ उसको खत्म नहीं किया गया है, उसको समाप्त नहीं किया गया है, उसको लॉ इन्फोर्स माना जाएगा। ऑब्वियस बात अभी भी वही होता है, जो लॉ रिपील नहीं होता है समझते हम लोग वो इन्फोर्स है। नॉट विथ स्टैंडिंग दैट एनी सच लॉ और एनी पार्ट देयर ऑफ मे नॉट बी देन इन ऑपरेशन आइदर एट ऑल और इन पार्टिकुलर एरिया।
पूरी जगह लागू है, पूरी जगह चल रहा है, या किसी खास एरिया में अगर वो अप्लाई हो रहा है, ठीक है, तो उसको लॉ इन फोर्स माना जाता है, बशर्ते वो रिपील नहीं किया गया है और वो लॉ किसी अथॉरिटी के द्वारा, कंपिटेंट अथॉरिटी के द्वारा या फिर लेजिस्लेचर के द्वारा पास किया गया है। क्लियर? ये 3 क्लियर हो गया। चलिए, इसमें कुछ नहीं है। अब इसका 4 देख लीजिए। इसको इंसर्ट किया गया है आपको 1971 में 24th अमेंडमेंट में। ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल अप्लाई। किस पर यह अप्लाई नहीं होगा? टू एनी अमेंडमेंट, यह अमेंडमेंट पर अप्लाई नहीं होगा ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन मेड अंडर आर्टिकल 368। 368 में आप जानते हैं आप लोग क्या है? संविधान संशोधन का नियम है ना, पार्लियामेंट के द्वारा। 368 में, आर्टिकल 368 में देखें आप लोग, पढ़े ना कॉन्स्टिट्यूशन? हाँ, 368 है आपका, पढ़ देते, वो वर्डोलॉजी पढ़ देते हैं हम। 368 पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड प्रोसीजर देयरफॉर। पार्लियामेंट का अधिकार है कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंड करने का। तो इसको जो है ये याद रखिएगा, 24th अमेंडमेंट में इसको इंसर्ट किया गया। आप लोग को पता है कि फंडामेंटल राइट, हमारा जो राइट टू प्रॉपर्टी था वो फंडामेंटल राइट था, जिसको कि हटा दिया गया बाद में, जिसको हम लोगों को लीगल राइट बना दिया गया 300A में। अगर ये पावर नहीं दिया जाता तो उसको नहीं हटाया जा सकता था, ठीक है ना। तो पार्लियामेंट का अधिकार है, अमेंडमेंट करेगा, ठीक। फंडामेंटल राइट खत्म किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है, इसमें आप बेसिक स्ट्रक्चर नहीं पढ़े हैं। एक बेसिक स्ट्रक्चर रूल है हमारा, ठीक है ना, प्रेम्बल में। इसकी जो क्लास लेंगे बेसिक स्ट्रक्चर का समझिएगा। पार्लियामेंट के पास, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है कि पार्लियामेंट के पास, ठीक है ना, अधिकार है कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने का, ठीक है ना, लेकिन वह बेसिक स्ट्रक्चर में छेड़छाड़ नहीं कर सकता है। और फंडामेंटल जो हमारा राइट है वो बेसिक स्ट्रक्चर है फंडामेंट हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का, इसमें छेड़छाड़ नहीं करेगा वो। हाँ, पॉजिटिव अमेंडमेंट होगा। पॉजिटिव अमेंडमेंट तो देख ही रहे हैं कि नया नया चीज़ इंसर्ट कर रहा है, ऐसा कोई निगेटिव इम्पैक्ट नहीं डालेगा, कोई ऐसा चीज़ वो नहीं अमेंड कर सकता है जो निगेटिव इम्पैक्ट डाले। बेसिक स्ट्रक्चर में छेड़छाड़ नहीं होगा। वो बेसिक स्ट्रक्चर रूल देखेंगे हम लोग, क्या क्या हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है, ठीक है ना। ठीक है, क्लियर? हाँ, चलिए, ये हमारा हुआ आर्टिकल 13 का, जो हमारा 1, 2, 3 और 4, ये चीज यहां तक देख लिए आप लोग, क्या क्या ट्रीटमेंट है। अब इस आर्टिकल 13 पढ़ने से, ठीक है ना, इसमें 3 डॉक्ट्रिन एलोबरेट होता है हमारा। इसमें 3 डॉक्ट्रिन आता है आर्टिकल 13 में। डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी आता है, डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स आता है और डॉक्ट्रिन ऑफ वेवर। अब बात क्या उठती है? बात यहां पे ये उठी कि हम ये कह रहे थे, आर्टिकल 13 ये कहना चाह रहा था आपका कि कोई भी लॉ अगर वो इनकंसिस्टेंट हो रहा है आपके फंडामेंटल राइट से, पहले की स्थिति में अगर वह कॉन्स्टिट्यूशन से पहले अगर इनफोर्स है तो बोल रहे हैं कि वो अवॉइड कर देंगे हम, ठीक। दूसरे कंडीशन में आप नहीं बनाएंगे, ऐसा कोई लॉ बना ही नहीं सकते हैं जो कि इनकंसिस्टेंट हो जाए, ठीक। तो दोनों कंडीशन में तो अब सिचुएशन ये आता है कि अगर कोई लॉ इनफोर्स है पहले से, हम 26 जनवरी 1950 को उठे और बोले कि फंडामेंटल राइट हमारा सुप्रीम है, इसको कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता, ठीक। लेकिन कोई लॉ जो पहले से इनफोर्स है उसको एकाएक वॉइड कर देना, ठीक है ना, यह भी असंगत है, नहीं है राहुल? कि जो लॉ पहले से चला आ रहा है उस लॉ की कोई ना कोई जरूरत तो रही होगी, तब तो वो लॉ चल रहा था। पूरा का पूरा हमारा एक एक्ट है, मान लीजिए अगर वो एक्ट बनाया गया है, जैसे हमारा आईपीसी एक एक्ट है, तो अब एक लॉ अगर इनकंसिस्टेंट हो रहा है, उसमें कोई एक प्रोविजन इनकंसिस्टेंट हो रहा है, कोई एक सेक्शन इनकंसिस्टेंट हो रहा है, और तुम पूरे के पूरे आईपीसी को कह दोगे वॉइड है, यह भी तो ठीक बात नहीं है ना।
समझ रहे हैं बात को ना? हाँ, कि कोई एक प्रोविजन या कोई एक वर्ड या कोई एक लाइन, उस एक लाइन के इनकंसिस्टेंसी की वजह से, एक वर्ड के इनकंसिस्टेंसी की वजह से आप पूरे प्रोविजन को कह रहे हैं कि वॉइड हो जाएगा, या पूरे एक्ट को कह देंगे कि ये वॉइड हो जाएगा, तब तो फिर इतना मेहनत से लॉ बनता है। लॉ एक दिन की बात तो होती नहीं है, इतने मेहनत से लॉ बनता है, इतने साल से लॉ चला आ रहा है। हम एकाएक रात 26 जनवरी 1950 को उठे, ठीक है ना, और बोले कि वो वॉइड हो जाएगा, तो कहता है कि नहीं, इसका ट्रीटमेंट है। ऐसा नहीं होता है कि वो कह देगा कि वॉइड है तो वॉइड हो गया, उसका ट्रीटमेंट है। कहता है कि 3 चीजें इसको आप चेक कर लीजिए, 2 चीजें पहले तो ये देख लीजिए, डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी, इसको देख लीजिए पहले। कहा कि पहले ये चीज कर लीजिए, तो कहता है ये क्या कहता है, सेवरेबिलिटी का मतलब होता है सेपरेट करना, सेपरेशन, ठीक है, सेवरेबिलिटी का मतलब होता है सेपरेशन। अब 2-3 आपको 2-4 हम केस से इसको बताने की कोशिश करेंगे, समझिएगा इस चीज को। डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी, आर्टिकल 13 का फर्स्ट क्या कहा था ये, इसमें कहता है ए लॉ इज वॉइड, आपका लॉ शून्य हो जाएगा ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ द इनकंसिस्टेंसी या कंट्रावेन होने पे, कि केवल वही जब वो इनकंसिस्टेंट हो जाएगा या कंट्रावेन होगा, जिस एक्सटेंशन तक, वहां तक कहा गया कि वॉइड होगा। ये तो आप आर्टिकल 31 में पढ़े अभी आप, कि केवल उस एक्सटेंशन तक, ठीक है ना, वह क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा, जहां वो फंडामेंटल राइट को इनकंसिस्टेंट करेगा। अगर एक वर्ड कर रहा है तो वो वर्ड जो है वो क्या हो जाएगा, आपका खत्म होगा। उसी आधार पर कहा ना लॉ वॉइड हो जाएगा, हाँ या ना, बताइए जरा। तो अब हम लोग डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी में यही चीज पढ़ते हैं, ये डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी जो कहा जाता है उसमें यही चीज कहता है। इसमें क्या कर लीजिए आप, टू सेपरेट द वैलिड पोर्शन ऑफ द लॉ फ्रॉम द इनवैलिड पोर्शन, कि आपका अगर एक लॉ है, मान लीजिए कि यहां से जाकर यहां तक यह जो है ऐसा बात कह रहा है जो आपके फंडामेंटल राइट के साथ इनकंसिस्टेंट है, तो कहता है इसको सेपरेट कर लीजिए, जो इनवैलिड पोर्शन है उससे आप वैलिड पोर्शन को छांट के अलग कर लीजिए। एकदम सिंपल थ्योरी है ये, हम लोग इसको घर में इस्तेमाल करते हैं। हम लोग, आप लोग घर में देखते होंगे सब्जी बनाते हुए, देखते हैं ना, एक आलू बड़ा सा आलू है, उसका एक पोर्शन सड़ा हुआ रहता है, क्या करते हैं, पूरा आलू फेंक देते हैं। देखिए घर में सब्जी बनाते हुए कि नहीं राहुल, आप भी बनाते होंगे, खाना बैचलर है तो खाना बनाते होंगे। एक आलू निकालते, देखते आलू का एक तरफ जो है पूरा दाग लगा हुआ है, खराब है, आप क्या करते हो, काट के उसको हटा देते हो उस पोर्शन को, बाकी आलू यूज कर लेते हैं। यही है डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी। आप उस एक दाग के कारण, एक उस सड़े पार्ट के कारण आप पूरे आलू को नहीं फेंक देते हैं, उसी तरीके से पूरे लॉ को नहीं खत्म कर दिया जाता, पूरे लॉ को नहीं कहता है कि वॉइड कर दीजिए आप। ये बात नहीं कह रहा है हमारा आर्टिकल 13 फर्स्ट, यह कह रहा है कि आप सेवरेबिलिटी कीजिए, उसमें डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी का आप रूल अप्लाई कीजिए कि आप जो वैलिड पोर्शन है उसको सेपरेट कर लीजिए इनवैलिड पोर्शन से। इनवैलिड पोर्शन को आप हटा दीजिए, वॉइड कर दिए हैं उसको, हम उसको आप अलग कर लीजिए उसको, ठीक है, क्लियर, ये क्लियर हो गया। एक केस है, केस लिख लीजिए, ए के गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास, ए के गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास, बहुत अच्छा केस है। ए के गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास, एक हमारे पास एक एक्ट था, प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट 1950, प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट 1950। अब सुनिएगा इस पे क्या हुआ था। सुप्रीम कोर्ट स्ट्रक डाउन सेक्शन 14, सेक्शन 14 को केवल क्या किया गया था, जो प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट 1950 का था, उसमें सेक्शन 14 को स्ट्रक डाउन कर दिया, खत्म कर दिया, ऑन द ग्राउंड दैट इट इज वायलेटिव ऑफ द फंडामेंटल राइट गारंटेड अंडर आर्टिकल 22 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 22 क्या कहता है, अगर आप लोग पढ़े हैं बताइए, फटाफट जल्दी बताइए हमको। आर्टिकल 22
कोई पढ़े हैं बताइए, फटाफट जल्दी से बताइए। फंडामेंटल राइट याद होना चाहिए आप लोगों को। 22 आर्टिकल 22 कहता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस। ठीक है, आर्टिकल 22 यही कह रहा है। तो ये जो एक्ट था प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट 1950, आप लोग को ध्यान हो कि नहीं हो, या आप लोग कभी सुने हो देखे हो कि नहीं, कि जिस पर ये एक्ट लगता था, ठीक है ना, उसको जाता था सीधा उठा लेता था, अरेस्ट कर लेता था। ये सुने हैं एक्ट ना, पोटा वगैरह सब एक्ट सुने हैं ना, मीसा पोटा। हाँ, SC/ST एक्ट में भी अभी फिलहाल था ये चीजें। हाँ, तो इस एक्ट में ये जो सेक्शन 14 था उसमें कुछ इस तरह की बातें लिखी गई थी, ठीक है ना। तो कहता है कि सुप्रीम कोर्ट कहा कि यह आर्टिकल 22 का क्या है, वायलेशन है, इसलिए हम सेक्शन 14 को इसका स्ट्राइक डाउन करते हैं, हटाओ इसको, इस एक्ट से इसको हटाओ। ये नहीं कहा कि पूरा एक्ट खत्म है आपका, ये प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट 1950 जो है ये पूरा का पूरा आपका वॉइड हम कर रहे हैं, ऐसा नहीं कहा गया। अब उस एक प्रोविजन के बदले, एक सेक्शन के बदले पूरा एक्ट को हम खराब कर देंगे। वो एक्ट अगर लगा हुआ है तो एक्ट कोई ना कोई काम का चीज है, ऐसा नहीं कि पूरा का एक्ट जो है बेकार का चीज है। वो काम कर रहा है इसका मतलब वो काम की चीजें हैं, तो वो इनफोर्स है तो काम की चीजें हैं। हाँ, उसका एक पोर्शन जो है वो इनकंसिस्टेंट हो रहा है मेरा फंडामेंटल राइट के साथ, उसको हटाओ, हम उसको स्टेक डाउन कर रहे हैं। क्लियर? तो कोर्ट क्या किया, तो कोर्ट यही, द कोर्ट सेवर्ड दैट सेक्शन फ्रॉम द इंपैक्ट, जो एक्ट है प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट है उससे उसको सेपरेट कर दिया, हटा दिया, रिपील कर दिया, हटाओ इसको, स्टेक डाउन। एंड द रिमेनिंग पार्ट जो है आपका, रिमेनिंग जो पार्ट है आपका इस एक्ट का, वो कुड रिमेन, ठीक है ना, अनअफेक्टेड। उससे 14 वाले सेक्शन को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो आप चलाइए, जैसा काम चला रहे हो चलाइए। ये पूरा का पूरा एक्ट माइनस सेक्शन 14 यानी 14 को हटा के क्या है आपका, यह एक्ट वैलिड माना गया। ये एक्ट आपका वैलिड है, केवल सेक्शन 14 को हटा दीजिए अगर आप, तो यही सेपरेट करना हुआ। जस्ट अभी एग्जांपल दिए, घर में सब्जी बनाते हैं, आलू का एक पोर्शन है खराब है, उसको हटा दीजिए, पूरा का पूरा आलू काम का चीज है, हम लोग खाते हैं, सब्जी बनता है उसका, तो ठीक है। क्लियर? यही है डॉक्ट्रिन ऑफ सेवर्बिलिटी। ये नहीं कह रहा है कि 13 आ गया, आर्टिकल 13 का फर्स्ट आ गया तो आप पूरा का पूरा लॉ खराब कर लीजिए, ऐसा नहीं कहा था। कहा ट्रीटमेंट कीजिए इसका, इस तरीके से ट्रीटमेंट करना है आपको। एक और केस है, हम पढ़ते हैं कुछ, एक दो केस, बड़ा अच्छा सा केस है। एक केस है, केस का नाम लिख लीजिएगा, केशव माधव मेनन वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे, 1951 का केस है। याद रखिएगा, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था 26 जनवरी 1950 को, ये 1951 का केस है। केशव माधव मेनन वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे, 1951, सुप्रीम कोर्ट। बस ध्यान क्या रखना है, इसमें क्या कहा गया क्लियरली, 13(1) में कहा गया है कि उस एक्सटेंशन तक, इस बात को ध्यान रखिएगा, ये पूरे लॉ को खराब करने की बात नहीं कर रहा है, ये कह रहा है कि उस एक्सटेंशन तक जिस एक्सटेंशन पर जाकर फंडामेंटल राइट के साथ इनकंसिस्टेंट हो जाएगा, पार्ट 3 के साथ इनकंसिस्टेंट हो जाएगा, वहां जाकर हम कह देंगे कि वॉइड है। ठीक, यानी कि ये सिंपल सा बात कह रहा है कि आर्टिकल 13 फर्स्ट जो है हैज प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट रखता है, वो रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं रखता है। प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट जानते हैं कि नहीं आप लोग? रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट जानते हैं आप लोग? ये कभी सुने हैं ये वर्ड आप लोग, प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट? क्या होता है अगर सुने हैं तो? हम्म, हाँ, वेरी गुड, ठीक है। राहुल, अर्पणा, सुभाष जी, पिंकी, प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट समझ जानते कि नहीं जानते हैं? रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, अच्छा,
एक सिंपल सा एक एग्जांपल देकर समझाते हैं, समझ में ताकि याद रह जाएगा। सुप्रीम कोर्ट कह दिया, एक सिंपल सा समझिए, एक लॉ आ गया कि बेटी को, आज सुप्रीम कोर्ट एक फैसला कर दिया कि बेटी को संपत्ति में बराबर का हिस्सा मिलेगा। ये प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट होगा कि रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट होगा इसका? जरा सोच के बताओ। और आज सुप्रीम कोर्ट कह देगा, ठीक है, दारू पीने वाले को 5 साल की सजा। ये प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट होगा कि रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट होगा? लॉ पढ़े इतने दिन से आप लोग, गेस कीजिए। हाँ, इसमें राहुल, सुभाष जी समझिए इस चीज को। वेरी गुड मौसमी, वेरी गुड। हाँ, अब समझिए क्या होता है, क्या इफेक्ट होता है। इफेक्ट, ये वर्ड याद रखिएगा। लॉ में कुछ कुछ ऐसी चीजें जो आपको पता होना चाहिए, जो वर्डोलॉजी का गेम, क्या बोलते हैं इसको, वर्ड, पूरा लॉ पूरा वर्डोलॉजी का ही गेम है। कहता है क्या, कह दिया सुप्रीम कोर्ट, आज कह दिया कि बेटी को संपत्ति में बराबर का हिस्सा मिलेगा, बेटे के बराबर मिलेगा। तो इसका ये मतलब थोड़े हो गया कि आज के बाद से जो बेटी पैदा होगा उसको बराबर का हिस्सा मिलेगा। राहुल, ये तो इसका मतलब नहीं हुआ। इसका मतलब जो बेटी पहले भी पैदा हुई आज से, उसको भी बराबर का हिस्सा दिया जाएगा, हाँ या ना? ये उस पर भी अप्लाई होगा कि नहीं होगा? हाँ हाँ, ये हुआ रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट आपका। ओके, कि लॉ जब आज लॉ बन गया है तो लॉ पहले की कंडीशन पर भी अप्लाई हो रहा है। ठीक, अब आइए प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। आज कह देंगे कि दारू पीने वाले को 5 साल का सजा, तो जो दारू आदमी कल पिया होगा, क्या उसको सजा होगी? यानी आज के बाद जो पिएगा उसको 5 साल की सजा, यानी कि लॉ बनने के बाद का उसका इफेक्ट है प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। ये दो अलग अलग इफेक्ट है किसी भी लॉ का, किसी भी लॉ का ये दोनों इफेक्ट होता है। हम लोग बैगेमी पढ़ते हैं, जब लॉ बना होगा कि जो बैगेमी करेगा उसको 2 साल की सजा, तो उस लॉ के बनने से पहले जो आदमी 2 शादी कर लिया होगा उसको थोड़ी सजा होगी राहुल? हाँ, तो किसी भी लॉ का 2 तरह का इफेक्ट है। आर्टिकल 13 फर्स्ट यही कह रहा है कि इसका प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट है, ना कि रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट है। आर्टिकल 13 फर्स्ट। अब देखिए इस केस में केशव माधव मेनन का केस कह रहा है क्या, इसमें सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्व दैट, हम पढ़ देते हैं जजमेंट एज इट इज, जैसा लिखा हुआ है, दैट दिस प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एग्जिस्ट फॉर ऑल पास्ट कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। कि वो लॉ एग्जिस्ट करेगा, हम ये नहीं कह रहे कि लॉ खत्म हो जाएगा। जो प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है वो एग्जिस्ट करेगा फॉर ऑल पास्ट कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक, ए पर्सन कैन बी प्रोसिक्यूटेड एंड पनिश्ड फॉर ऑल ऑफेंसेस कमिटेड बिफोर द कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स अंडर सच लॉज। जो लॉ पहले से चला आ रहा है और उस लॉ के अंदर से कोई किसी चीज का ट्रायल चल रहा होगा या उसको जो कोई पनिश करना होगा, तो जो लॉ पहले बना होगा उसी के हिसाब से उसको पनिश किया जाएगा, हाँ या ना? अगर पहले ये लॉ रहा हो, एग्जांपल दे रहे हैं समझिएगा, अगर पहले ये लॉ हो कि कोई आदमी चोरी करेगा तो उसको 6 महीने की जेल होगी, और आज हम लॉ बना दिए कि कोई आदमी चोरी करेगा उसको 2 साल की सजा होगी, तो इस लॉ से पहले बना हुआ अगर कोई चोरी है, इसका ट्रायल शुरू हुआ होगा, तो उसको 6 महीने की जेल होगी कि 2 साल की जेल होगी? बताओ। कितने दिन की जेल होगी उसको सुभाष जी? हाँ, पहले वाले जो पहले के हिसाब से ट्रायल चल रहा है और पहले था कि चोरी करने वाले को 6 महीने की जेल होगी, तो वो 6 महीने जेल में रहेगा वो, यही चीज। हाँ, अब इस लॉ के बनने के बाद जब अब कोई बात चलेगा तो वो चलेगा। तो यही इफेक्ट के बारे में बात कर रहा है कि इसमें यही चीज कहा कि कोई पर्सन अगर प्रोसिक्यूटेड किया गया है या पनिश किया गया है फॉर ऑल ऑफेंसेस कमिटेड बिफोर द कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स, अगर कोई ऐसा उसने अपराध किया है जो कॉन्स्टिट्यूशन बनने से पहले हुआ है, ओके, तो उस पर जो है ये फोर्स लॉ जो है जो पहले से चला आ रहा है वो इनफोर्स होगा, उस पर लागू होगा उस पर। हम ये नहीं करें कि वाइड हो गया तो अब जेल से छूट जाएगा वो, ऐसा नहीं कह रहे हैं हम। It clearly lays down that laws are prospectively void
एंड नॉट वॉइड एब इनिशियो इफ द कंट्रावेंट पार्ट थर्ड, ठीक है, ऑल राइट्स and liabilities occurred under it prior to the enforcement of constitution are not nullified। ये सुप्रीम कोर्ट का कहा हुआ ऑब्जर्वेशन है। हम उसको ये नहीं कह रहे कि उस एक्सटेंशन तक ये नलवाइड हो जाएगा, ऐसा नहीं कह रहे हैं, वो अप्लाई होगा, लेकिन अब केवल उस वाले हिस्से को जो कि प्री कॉन्स्टिट्यूशनल, हमारा जो पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ होगा, जो लॉ अब हम फंडामेंटल राइट ले आए हैं, इनकंसिस्टेंट वाले पार्ट को आप क्या कर लेंगे, सेपरेट कर लेंगे उसको, आप अब इसको अप्लाई नहीं करेंगे। अब क्लियर, यही चीज आपको समझा रहा है डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी में। नेक्स्ट आ जाइए डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स। डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स, इसमें एक बहुत अच्छा सा केस वगैरह सब है, आप लोग देख लीजिएगा। एक आपका डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी पे एक केस है, स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस FN बालसाराम, ये 1951 का केस है। Supreme Court held that though Section 8 of the Bombay Prohibition Act 1949 was ultra vires for infringement of fundamental right, the rest of act would continue। इसमें केवल सेक्शन 8 को कहा, इसके सेक्शन 8 पर सुप्रीम कोर्ट जो है ऑब्जेक्शन किया कि सेक्शन 8 जो है फंडामेंटल राइट के साथ इनकंसिस्टेंट है, हम इसको नहीं मानेंगे, बाकी आपका लॉ ठीक है, आप इसको कंटिन्यू कीजिए। तो इसी तरह का बहुत सारा केस है सेवरेबिलिटी पे, सेपरेट कर लीजिए आप, हमको कोई दिक्कत नहीं आपके लॉ से है, आपके लॉ के, आपको पूरा एक्ट से हमको कोई दिक्कत नहीं है, आपके लॉ से हमको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो जो पोर्शन आपको हमको इनकंसिस्टेंट लगेगा हम उसको स्टेक डाउन कर देंगे। क्लियर, क्लियर है ये चीजें? हाँ, अब आइए डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स। डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स, बात एक्लिप्स का मतलब जानते ही हैं आप लोग, हिंदी में सुने होंगे, चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण, ओवरशेडो हो जाना, किसी चीज को ढक लेना। आप लोग सुने हो चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण, उसका मतलब इक्लिप्स होता है, सोलर इक्लिप्स एंड लूनर इक्लिप्स। तो क्या होता है, ओवरशेडो होता है, क्या उसका एग्जिस्टेंस खत्म हो जाता है। जब सूर्य ग्रहण लगता है, सूर्य नहीं दिखता है आपको, क्या सूर्य का एग्जिस्टेंस खत्म हो जाता है? या जब चंद्र ग्रहण लगता है, चांद नहीं दिखता है आपको, क्या चंद्र ग्रहण का एग्जिस्टेंस खत्म हो जाता है? नहीं होता है, वो क्या होता है, शेडो, शेडो पीछे ढक जाता है। यही ना उसका नियम है, बोलिएगा। वो किसी चीज के पीछे ढक जाता है, ओवरशेडो हो जाता है वो, तो उसका ज्योग्राफी में पढ़िए, पूरा वो कॉन्सेप्ट है। इक्लिप्स का मतलब यही होता है, ठीक है ना, टू हाइड, पूरा का पूरा छुपा देना, या कोई हिस्से, किसी हिस्से को छुपा देना, हाइड कर देना। अब इसका ट्रीटमेंट क्या कर रहा है, कैसे बता रहा है इसका ट्रीटमेंट? तो वो कह रहा है कि प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ इनकंसिस्टेंट विथ ए फंडामेंटल राइट शुड नॉट बी वाइप्ड आउट, खत्म नहीं करना है। अगर कोई प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है, जो लॉ पहले से चला आ रहा है, और हमारा फंडामेंटल राइट अब कह रहे हैं कि अब हमारा सुप्रीम हो जाएगा, अगर फंडामेंटल राइट के साथ इनकंसिस्टेंट है तो उसको वाइप्ड आउट नहीं करना चाहिए, खत्म नहीं, मतलब उसको समाप्त नहीं कर देना चाहिए, पूरा का पूरा, ठीक है ना। पूरे स्टेचू का जो बुक है आपका, लॉ की जो बुक है, जो एक्ट है, उससे आप पूरा का पूरा वाइप्ड आउट मत कीजिए। जैसे ही कॉन्स्टिट्यूशन खत्म होगा, आप कहेगा कि वो लॉ की बुक रद्दी हो गई, इसको खत्म करो, भगा दो, हटा दो, जला दो, ये नहीं करना है आपको, ठीक है ना। बस करना क्या है, उसको हाइड कर देना है कुछ समय के लिए, समझे। इसको क्या कर देना है, ढक देना है उसको। अभी क्या बोलते हैं उसको, डोरमेंट स्थिति में भेज देना। डोरमेंट समझते हैं ना, ज्वालामुखी सुसुप्ता अवस्था में होता है, जब जागृत अवस्था में नहीं होता है। एक्टिव वोल्केनो होता है और एक डोरमेंट वोल्केनो होता है ना, जो कभी कभी जगता। हाँ, तो कह रहा है कि आपको उस सुसुप्ता अवस्था में उसको भेज देना, उसको इनएक्टिव कर देना है। वो लॉ जो इनकंसिस्टेंट है उसको आपको वाइप आउट नहीं कर देना है, पूरा का पूरा झाड़ू नहीं चला देना है, उस पर खत्म नहीं कर देना है उसको आप कुछ समय के लिए ढक दीजिए, उसको इनएक्टिव कर दीजिए। और आगे का ट्रीटमेंट ये है इसमें कि आप अभी ढक दीजिए उसको, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आप अगर उस लॉ में अमेंड कर सकते हैं, उसको इस तरीके से आप अमेंड अगर कर सकते हैं
कि वो वाला पोर्शन जो इनकंसिस्टेंट है, ठीक है ना, उसको आपके अपने फंडामेंटल राइट को बचाते हुए अगर उस लॉ को आप निकाल सकते हैं, अभी इनएक्टिव कर दीजिए, अभी वो काम नहीं करेगा, ठीक है, बाद में जब आपका जो अथॉरिटी है अगर वह चाहे और अगर इस तरह की गुंजाइश रहे कि उस लॉ को एक्टिव करके फंडामेंटल राइट को बचाते हुए अगर आप उस लॉ को एक्टिव कर सकते हैं तो आप कर लीजिए। अगर हम अभी रिपील कर देंगे तो कहानी ही खत्म हो जाएगा राहुल, नहीं खत्म हो जाएगा कहानी। किसी लॉ को अगर हम हटा देंगे, डिलीट कर देंगे, रिपील कर देंगे, फेंक देंगे तो बेकार हो गया वो चीज़ हमारा। कह रहा है कि अभी आप उसको शेडो कर दीजिए, उसको ओवर शेडो कर दीजिए, उसको ढक के रख दीजिए, कहीं पर इनएक्टिव करके अवस्था में रख दीजिए उसको। बाद में जब कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बन गया, सब कुछ हो गया, आपको उसकी जरूरत पड़े अगर इन फ्यूचर में, तो अभी तो वो इनएक्टिव है, खत्म नहीं है, रिपील नहीं है, ठीक है ना, तो उसको आप फंडामेंटल राइट के साथ तालमेल बिठाकर, आप फंडामेंटल राइट को तोड़ नहीं सकते हैं, ये बात तो याद रखिएगा, उससे बचाते हुए, ताकि किसी का फंडामेंटल राइट इन्फ्रिंज ना हो, बताते हुए अगर उस लॉ को आप काम में ला सके, एक्टिव कर सके, ठीक है ना, तो आप ये कर लीजिए। क्लियर? यही आपको इक्लिप्स सिखाता है, डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स। क्लियर? एक बहुत इसी तरह का बहुत सारा केस है। विकाजी नारायण वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी 1955 का केस है। विकाजी नारायण वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी। सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट एनी एग्जिस्टिंग लॉ इनकंसिस्टेंट विद फंडामेंटल राइट विच बिकम्स इनऑपरेटिव, सीधा करा कि इनऑपरेट कर दीजिए उसको, इनऑपरेटिव फ्रॉम द डेट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट डेड टोटली, पूरा का पूरा लॉ को आप डेड मत कर दीजिए, खत्म मत कर दीजिए, इनऑपरेटिव कर दीजिए। इट इज ओनली ओवरशेडो बाय द फंडामेंटल राइट, यानी फंडामेंटल राइट उसके ऊपर रहेगा, फंडामेंटल राइट से वो ओवरशेडो हो जाएगा। दिस इंटरप्रिटेशन इज एन इलस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स। ये जो सुप्रीम कोर्ट बताया, यही डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स का सबसे अच्छा एग्जांपल है। फंडामेंटल राइट को ऊपर रहेगा, जो इनकंसिस्टेंट है वो नीचे रहेगा, वो इनऑपरेटिव पार्ट में बना हुआ रहेगा, दिखेगा ही नहीं आपको, वो बाकी लॉ काम कर रहा है। हाँ, अगर आप इसको बचा सकें, इसको आप बाद में अमेंड कर सकें, उस पोर्शन को हटा सकें, तो हटाने के लिए फिर सेपरेशन का रूल है आपका, वो लगा लीजिए, तो आपका लॉ भी बच गया, ठीक है ना, और आपका काम भी चल गया। क्लियर? ये समझ में आ गया? डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स समझ में आ गया? दीपचंद वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का केस है एक 1959 का, बहुत सारा केस है, देखिएगा, इसको पढ़िएगा, ढूंढिएगा, आपके सबके बुक में है। महेंद्र लाल जैन वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 1963 का केस है। भिकाजी वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी, बोल ही दिए हैं ये आपको। अब आइए डॉक्ट्रिन ऑफ वेबर। एक सवाल है, क्या आप अपने फंडामेंटल राइट को वेव कर सकते हैं? वेव करना मतलब जानते हैं क्या होता है? छोड़ना, ठीक है, हिलाना होता है ना, हम लोग कहते हैं हाथ वेव करो, ठीक है ना। हम लोग को जो भी फंडामेंटल राइट मिला है, लेकिन क्वेश्चन यही है इसमें कि वेदर सच राइट ऑफ, ठीक है ना, वेबर प्रिविलेज है, इसको आप छोड़ सकते हैं, कि आपको ये प्रिविलेज है कि अपनी फंडामेंटल राइट को आप छोड़ सकते हैं। क्या एक पर्सन के पास ये चॉइस है कि वो फंडामेंटल राइट को एक्वायर करे या छोड़ दे? बताइए। क्यों नहीं कर सकता है फंडामेंटल राइट को वेव, वो छोड़ सकता है, क्यों नहीं कर सकता है? मेरा मन है हम नहीं लेंगे अपना फंडामेंटल राइट, मेरा राइट हमको दिए हैं आप राइट, हमको नहीं चाहिए। इसका कैसे छोड़ेगा, काम का चीज इसलिए लगता है कि कैसे छोड़ेंगे, नहीं, हमको नहीं लेना है फंडामेंटल राइट, हमको आप जो उतना भी फंडामेंटल राइट है आप अपने पास रखिए, हमको नहीं चाहिए, हमको नहीं मतलब है। कहता कि नहीं कर सकते हैं, इसके पीछे रीजन क्या है वो समझ लीजिए, क्यों नहीं कर सकते हैं। इनबिल्ट है, एक तो ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन के साथ ही, जैसे हम इंडियन सिटीजन हैं, ये हमारे अंदर इनबिल्ट होता है, ठीक। दूसरा क्या है कि फंडामेंटल राइट भी एब्सोल्यूट नहीं है, ये आपका एब्सोल्यूट राइट नहीं है,
इसमें एब्सोल्यूट राइट नहीं है इन द सेंस, कहने का मतलब हुआ कि इसमें विथ रेस्ट्रिक्शंस हैं। जितना भी फंडामेंटल राइट पढ़ेंगे ना वो रेस्ट्रिक्शंस के साथ पढ़ेंगे। ऐसा नहीं है कि एकदम एकदम सुप्रीम है, एकदम एब्सोल्यूट है, बोलने की आजादी है तो कुछ भी बोल सकते हैं, हम दंगा फैला सकते हैं, ऐसा है क्या? हम ऐसा कोई अभी बयान दे सकते हैं जो दो कम्युनिटी के बीच झगड़ा कर दे, झगड़ा करवा दे, दो ग्रुप ऑफ क्लासेस में झगड़ा करवा दे? यानी कि हमको बोलने की, एक तो बोलने की आजादी है कि बोल सकते हैं कुछ भी, दूसरी तरफ रेस्ट्रिक्शंस है कि आप ऐसी चीजें नहीं बोल सकते हैं जो नेशनल इंटीग्रिटी में, लॉ एंड ऑर्डर में, ठीक है ना, अब किसी तरह के लिए खतरनाक हो, खतरा हो। रेस्ट्रिक्शंस लग गया फंडामेंटल राइट में। हम लोगों को घूमने की आजादी है, कहीं भी घूम सकते हैं। क्या हम सेना के छावनी में घुस सकते हैं या जो रेस्ट्रिक्टेड एरिया है उसमें घुस सकते हैं हम लोग? रेस्ट्रिक्शंस लगा हुआ है। तो ऐसा कोई भी फंडामेंटल राइट आपके पास नहीं है जिसमें रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। जीने की आजादी है, जीने का आपको है, आर्टिकल 21 में रेस्ट्रिक्शंस है कि आपकी जान लॉ के हिसाब से लिया जा सकता है। फांसी की सजा देते हैं हम लोग, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। तो सब में रेस्ट्रिक्शंस हैं। आप सम्मेलन कर सकते हैं, सभा कर सकते हैं, लेकिन उसमें लिखा हुआ है कि विदाउट आर्म्स, आर्म्स लेकर नहीं जा सकते हैं आप पार्टी बना सकते हैं बट वो इलीगल कामों के लिए नहीं होगा। तो ये रेस्ट्रिक्शंस हैं। तो किसी भी, आप कह रहे हैं कि हम फंडामेंटल राइट को अगर हम छोड़ देंगे तो आप पर रेस्ट्रिक्शंस भी अप्लाई नहीं होगा, यही नहीं होगा, क्योंकि फंडामेंटल राइट विद रेस्ट्रिक्शंस है। तो कहता है इसीलिए इसका जवाब यही है कि आप अपने फंडामेंटल राइट को वेव नहीं कर सकते हैं। आपके पास चॉइस नहीं है कि हम फंडामेंटल राइट छोड़ रहे हैं अपना। ये चॉइस का विषय नहीं है कि हम नहीं फंडामेंटल राइट नहीं लेंगे अपना, हम क्योंकि नहीं लेंगे तो फिर रेस्ट्रिक्शन भी अप्लाई नहीं होगा आप पे, और रेस्ट्रिक्शन हम छोड़ सकते नहीं हैं, वो काम की चीज है मेरे लिए। तो इसका इसमें है कि आप फंडामेंटल राइट को, जब सुप्रीम कोर्ट का डिस्कशन है, एक दो केस हम पढ़ देते हैं, ठीक है ना, सुनिएगा। एक कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स में है, Bessar Nath versus Commissioner of Income Tax. The petitioner in the instant case was alleged to have cancelled huge amount of income. Oh, sorry. हाँ, इसमें पिटिशनर था, वो क्या हुआ कि उस पर चार्ज लगा कि उसके पास जो है, जो उसके पास अमाउंट था उसने उसको कंसील किया, छुपाया। Alleged to have concealed huge amount of income. The case was referred to the Income Tax Investigation Commissioner, ठीक है ना, of the taxation जो भी है, and was found he have concealed of 4,47,915 rupees. The petitioner accepted to pay इतना by way of installment of इतना per month. नहीं, इसमें इस केस में जो है, इस केस में आगे क्लियर नहीं लिखा है, इस केस को ओमिट कीजिए, हम दूसरा केस देखते हैं। हाँ, एक केस है आपका ओल्गा टेलिस वर्सेस बॉम्बे कॉर्पोरेशन। सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन है, क्या है, दैट देयर कैन नॉट बी स्टॉपेल्स अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड देयरफॉर ए पर्सन कैन नॉट बी ट्रीटेड टू हैव वेव्ड एनी ऑफ फंडामेंटल राइट कंटेंट इन पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें कहा गया साफ साफ कि कोई पर्सन अपने फंडामेंटल राइट को वेव नहीं कर सकता है। कारण बता ही दिए क्यों नहीं कर सकता है, ठीक है ना। वेबर, डॉक्टर ऑफ वेबर जो है वो फंडामेंटल राइट पर अप्लीकेबल नहीं है। आप इसको वेव नहीं कर सकते हैं अपने फंडामेंटल राइट को। क्यों? क्योंकि उसमें जो है वो आपका एब्सोल्यूट राइट नहीं है, विथ रेस्ट्रिक्शंस हैं आपके पास। तो वो रेस्ट्रिक्शन तो आप पर अप्लाई होगा ही होगा, ठीक है ना। तो होगा, वो होगा तो ये पहला पार्ट भी अप्लाई होगा। आप इसको वेव नहीं कर सकते हैं, आपके पास चॉइस नहीं है कि हम फंडामेंटल राइट को नहीं एक्सेप्ट करेंगे, नहीं, हम मेरे अंदर रहेगा वो। क्लियर? क्लियर? हाँ, यही आपका आर्टिकल 13 है। नेक्स्ट आर्टिकल हम लोग कल से फंडामेंटल राइट का करेंगे आगे 14 से।